Ladies and gentlemen, a big hello and a very warm welcome to the Leaders of Tomorrow High Impact E-Forum series with me, Sonali Krishna. Today's subject is one that is of universal interest. How will India travel again? Now, the travel and tourism industry, which contributes nearly 10% to India's GDP, is without doubt one of the most affected sectors thanks to the COVID-19 pandemic. A whopping loss of 5 lakh crore rupees is estimated for the sector, which may result in crores of jobs being lost. Almost 80% of the travel and tourism industry in India and globally is comprised of small and medium enterprises. A lot of these now lie shuttered due to the onset of the coronavirus crisis. It's not breaking news when I say travel and tourism in the COVID era and the post-COVID era will be different. And what I mean by that is really the pre-vaccine and the post-vaccine era. For the next 60 minutes, this extensive and up-close session will highlight the impact on the sector, what needs to be done for travel and tourism to regain footing in a value chain disrupted by the novel coronavirus. With that, ladies and gentlemen, let me introduce you to my illustrious and distinguished panel. I'm being joined by Madhavan Menon, Chairman and Managing Director, Thomas Cook; Ritu Mehrotra, Country Manager, Booking.com; Amanpreet Singh Bajaj, Country Manager, Airbnb; and my chief guest, and the most important man when it comes to tourism in India, Shri Prahlad Singh Patel, Minister of Tourism, Government of India. नमस्ते प्रहलाद जी, बहुत शुक्रिया आपने टाइम्स नेटवर्क को समय दिया। मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। ट्रैवल एंड टूरिज्म का हमारी जीडीपी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस समय जब ये सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, आप किस तरह से उसे फिर से गति में लाना चाहेंगे? बार बार मैं ये बात कह चुका हूं कि हम ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे पहले इस कोरोना की महामारी में बंद हुए और शायद सबसे बाद ही हम गति पकड़ पाएंगे। शुरुआत तो हम कर सकते हैं, इसलिए हमने शुरुआत की है। लेकिन मैं एक बात देखता हूं कि चुनौती कठिन है, लेकिन अवसर भी बहुत जबरदस्त है। मैं 3-4 अनुकूलताओं की बात हमेशा करता हूं और उसमें एक है वेलनेस टूरिज्म। दुनिया ने योग को स्वीकार किया। ये उस दौर में नहीं मालूम था कि कोरोना हमारे सामने आएगा, लेकिन वेलनेस टूरिज्म के लिए अगर डेस्टिनेशन भारत को महत्वपूर्ण माना गया तो वो चीजें इस कोरोना के समय में उभर कर सामने आई हैं। नंबर 1, भारत की जो हमारी जीवन शैली है, जीने का जो तरीका है, जो हमारी चीजें थी, वो उभर कर सामने आई है। दुनिया में विश्वास भी बढ़ा है और मान भी बढ़ा है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, जो रोग से लड़ने की क्षमता देती है, इसने भी दुनिया में एक मिसाल कायम की है। और तीसरी बात होती है कि भारत एक घनी आबादी का देश है और जरूरतमंद देश है। स्वास्थ्य सुविधाएं उसके पास में कमतर है, लेकिन हमने उन स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की एक तरफ कोशिश की है। लेकिन अगर दुनिया ने हमसे दवाइयां मांगी तो ताकतवर और संपन्न देशों ने भी वो काम नहीं किया जो भारत ने किया। भारतीय संस्कृति की इस उपलब्धि के कारण मुझे लगता है कि भारत की जो कल्चरल हमारी आइडेंटिटी है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सामने आई है, ये निश्चित रूप से हमारी जो यात्रा है टूरिज्म की, उस आंकड़े को मैं एक जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि जो लक्ष्य हमने 2018 में 19 में तय किया था कि 2024 में विदेशी पर्यटकों की संख्या दुगनी होगी। जिन लॉसेस की आप बात कर रहे हैं उससे मैं सहमत हूं, आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन हम अपने लक्ष्य को समय के पहले इस परिस्थिति के बावजूद भी पूरा करेंगे और उसका एक रोड मैप हमने बनाया है कि राज्य सरकारें की जो साइट्स है उनको इंटीग्रेटेड तरीके से मंत्रालय की साइट के साथ में जोड़ने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हमने अपनी एडवाइजरी को समय के पहले जारी कर दिया था। उसका परिणाम है कि हमने 821 मॉन्यूमेंट्स को अभी हमने ओपन किया है। उनके परिणाम देखेंगे कि हम उनको कैसे हैंडल कर पा रहे हैं। उसमें मंदिर भी है, मस्जिद है, चर्च है। इसके बाद हम चाहेंगे कि हमारी लाइब्रेरी, हमारे म्यूजियम्स और बाकी जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको हम खोलने की बात करें, लेकिन इन सबके लिए एडवाइजरी अलग अलग होगी। ये बात बिल्कुल ध्यान में है मंत्रालय के। लेकिन तो सबसे अहम बात है कि हम डोमेस्टिक टूरिज्म के अलावा हमारे पास में आज की तारीख में शुरुआत करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और जैसे 4 धाम की यात्रा हो, अमरनाथ की यात्रा हो या नॉर्थ ईस्ट के हमारे सेफ डेस्टिनेशन हो, अगर हम उनको वहां पर्यटक को पहुंचाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि सूचना सही होनी चाहिए,
तुरंत होनी चाहिए और कंप्लीट सूचना होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि एक आंकड़ा है जो हमको अभी भी हमारे संभावनाओं को मजबूती देता है कि भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 1.89 करोड़ है, लेकिन बाहर जाने वाले जो हमारे पर्यटक हैं, भारत से बाहर जाने वाले भारतीय वो 2.6 करोड़ के ऊपर है, जो अभी नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे इस वर्ग को फोकस करके डोमेस्टिक टूरिज्म की उन संभावनाओं को देखकर हम अपने स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार संपर्क में हैं। लेकिन अब जो शर्त है, जो सावधानी है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर और सेंट्रल गवर्नमेंट, हम तीनों को मिलकर को जो इन्फॉर्मेशन दे वही सटीक होगी। और इसलिए हमने अपने प्लेटफॉर्म को सबको अलाउ किया है, ऑनलाइन एग्रीगेटर्स को भी, होटलियर्स को भी, टूर एंड ट्रेवल्स को भी, इवन गाइड को भी हमने कहा है कि आपके स्टेट में पंजीयन होते थे, हमारे पास नहीं होते थे, पंजीयन हमारे पास होना चाहिए। भविष्य की ऐसी परिस्थिति के लिए हम तैयार रहें, किसी भी डिजास्टर के लिए या किसी भी चुनौती के लिए ये तैयारी हमारी प्रारंभिक रूप से है। प्रहलाद जी, ये जो रिलीफ मेजर्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, आपको लगता है कि टूरिज्म के लिए अलग से थोड़ा इम्पेटस देना चाहिए, रिलीफ मेजर्स होना चाहिए, क्योंकि इट्स सच एन इम्पोर्टेंट सेक्टर और 10% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, कितने लोगों को एम्प्लॉय करता है, एसएमईज इनमें भरे पड़े हैं जो अभी एकदम लाचार महसूस कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट पाथ है आगे ये टूरिज्म को रिवाइव करने को, क्योंकि फियर साइकोसिस भी है, अगर डिमांड को भी रिवाइव करना है तो पीपल हु वांट टू ट्रैवल, पहले उनको उनका डर भी मिटाना जरूरी है। इस पे आपका क्या विचार है? नहीं, मुझे लगता है आपने दो बातें कही। एक बात है कि जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उसमें होटलियर हैं और टूर एंड ट्रेवल्स के लोग हैं जिनको बड़ी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए भी सूचना आपको भी होगी कि मैं लगातार उनसे 3 बार मिला। हमने स्टेक होल्डर की बात को एज इट इज हमारे मंत्रालय में पहुंचाया। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की तो एमएसएमई में ये लोग आते हैं या नहीं आते हैं या प्रक्रियागत कठिनाइयां थी, उसको इमीडिएट पहले तो आरबीआई ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बाकायदा उनको जो सुविधाएं देनी थी 3 महीने की वो दी। उसमें कुछ स्टेट्स का मानना था कि हमको 6 महीने मिलना चाहिए, किसी का स्टेक होल्डर्स का मानना था कि हमको 1 साल मिलना चाहिए। सरकार ने उसको 6 महीने वैसे भी कर दिया, जब 6 महीने होंगे तो हम उसके बाद में उठेंगे। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि जो बात आपने कही है कि कठिनाइयों के बीच से भी रास्ता निकलेगा, तो जो बैंकिंग में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कंफ्यूजन हो सकता था, वो स्टेक होल्डर्स ने रखा और हमने उसको भी किया और बाद में उनका हमें धन्यवाद भी आया कि नहीं, हम इससे संतुष्ट हैं। इसलिए पैकेज को लेकर तो किसी के मन में कंफ्यूजन नहीं है। लोगों को लगता था कि हम नए हैं, हमने लोन नहीं लिया तो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। होटल बनाने के लिए तो लोन मिलता है, लेकिन चलाने के लिए हमको रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार के ध्यान में हर छोटी कठिनाई है और इसलिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हमें साल भर के बाद देखेंगे। हर महीने पर भी अगर कोई बात आई तो उसको स्वाभाविक हमको एड्रेस करना पड़ेगा। और जो फियर साइकोसिस, जो दूसरा हिस्सा था मेरे क्वेश्चन का, फियर साइकोसिस एंड क्रिएशन ऑफ डिमांड। हाँ, जो आपने कहा था कि भय दिमाग में है, तो मैं ये बात मानता हूँ कि जो हमने अपनी एडवाइजरी दी है तो होम मिनिस्ट्री और स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो एसओपी दी है, हमने अपनी गाइडलाइंस को पहले से बनाकर राज्यों को दे दिया था, स्टेक होल्डर्स को भी दिया था। पहली बार हमने ऑनलाइन एग्रीगेटर्स को भी बुलाया कि अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट आएगा तब आप कैसे, तो उन्हें स्वाभाविक है कि बिजनेस जो करता है उसके भीतर भरोसा होना चाहिए। लेकिन हमको अब इस एसओपी या इन गाइडलाइंस के खिलाफ या एडवाइजरी के साथ जीना पड़ेगा। और इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि होटल के लिए अलग होगी, रेस्टोरेंट के लिए हमारी अलग है, हमारी लाइब्रेरी के अलग है, मॉन्यूमेंट्स के लिए अलग है और म्यूजियम्स के लिए अलग है। क्योंकि हमको ये देखना पड़ेगा कि कंडीशंस क्या है। समस्या ये नहीं है कि लोग पर्यटक साहस जुटाएंगे कि नहीं, पर्यटक तैयार है, लेकिन क्या हम पर्यटक को सुरक्षा दे पाएंगे, क्या उससे बाकी चीजें तो नहीं होगी। तो हमने एक मॉडल बनाया है कि हम अगर होटल की बात करते हैं तो सुरक्षा कर्मी हो, लोडर हो, चाहे हमारा सप्लायर हो, उन सबके लिए अलग से हमको ट्रेनिंग देकर उसके प्रोटोकॉल्स तय करने पड़ेंगे। और वो तैयारी लगभग पहले चरण में हुई है और हमने तय किया है कि हम मास्टर ट्रेनिंग को ट्रेनिंग हम देंगे और ग्रुप चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट के सेक्टर्स हो, वो उसके बाद में अपना काम पूरा करेंगे जो काम चालू है। आई हैव इंडस्ट्री वेटरन्स यहाँ पे जो बैठे हैं आपके साथ,
और आपसे भी कुछ पूछना चाहेंगे और उनके भी व्यूज देना चाहेंगे। ये सब स्टेक होल्डर्स है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में। लेट मी पोज माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, Madhavan, on your headline thoughts on the impact of COVID-19, the kind of crippling effect it's had on this particular space, your concerns, and any questions that you would like to get addressed from Sri Praladji. Thank you, Sonali, Praladji. Thank you. Firstly, I think it's very important to recognize that we are going through a period of confidence measures, where as we unlock the economy, the first confidence building measure was putting a plane in the sky. I've always said that the minute you put a plane in the sky, more people will travel. In an environment where we don't know what the future is about, at least it's not visible to us, that's the first confidence building measure. I think as states peel away the so-called quarantine norms, and I'm sure the government is working very closely with the state governments to work this out, I think people will start figuring out that they need to move, be it by car, be it by plane, whatever that, or by train, whatever needs to be done. But I believe that there is a degree of impatience out there. People want to get out of their houses. Today it's getting out of their houses and driving around within a city, but tomorrow it's getting out of the city and going somewhere. So, I think we are in the process of confidence building. Now, in the month of April and May, the entire industry went from revenues in March to zero revenues in these 2 months. Now, slowly, as the unlock has happened, we are beginning to see some trickling in of revenues. It's nothing that will justify our existence as we stand today. But the reality is that if we start looking at rebuilding from here, I think it's most probably the best way to move forward and track it with unlock. Now, I know a lot of people are going to get financially hurt or have been hurt already financially. But the reality is that's the way business is. I mean, you hit in this last week, we started seeing bookings for domestic holidays come in. Totally contactless. I nearly fell off the chair when I heard it the first time last week, but this last week. But the reality is people want to travel. They're giving excuses. Just to tell you, we got a group of 18 people who want to travel to the Gir forest from Delhi. Why? Because it's Raksha Bandhan, the family wants to get together. Now, this doesn't necessarily take away from the fact that the world is going to be completely different when we re-enter it. मेनन जी को धन्यवाद देता हूं और मैं हमारे जो स्टेक होल्डर्स की जो माइंडसेट है, मतलब ये हमारे लिए, मैं तो सलूट करता हूं, क्योंकि सच है कि इतने बड़े आर्थिक नुकसान के बावजूद भी आप वो बात कह रहे हैं, सच है कि मतलब उस कष्ट को व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन आपका इतना सकारात्मक सोचना है कि मैं उससे असहमत नहीं हो सकता। मैं तो सलूट करता हूं आपको। Ritu, let's get your view on how it's been in terms of your experience. Are you seeing some green shoots of people coming on, looking at traveling in the domestic space until the international borders are opened? How is your homestays business looking like? I'm going to talk to Amanpreet about that too. And of course, most importantly, we have the tourism minister with us himself. So, any concerns, anything that's giving you sleepless nights, he is there to answer your question right here. So thanks for having me on the show, Sonali, and hello to everybody. So first of all, I would say that the impact of virus was unprecedented to the travel industry, and as Minister already said that we were the sector which was hurt early on, and will perhaps be the last sector to see the revival. Having said that, as you rightly pointed out, we're already seeing green shoots within the domestic business in India. And also, I would like to compare that with some of the global markets. Most of the markets that are a little ahead in the curve of recovery, we are already seeing, interesting uptake in travel. And to Madhavan's point, people are looking for inspiration and joy to go out because people have been locked down for a very, very long time. So I would say that it might take time, and I don't think this is going to be struggle for months. It might take us a few quarters to go back to pre-COVID, travel times. But there are some positive signals that we have started to see in the economy already. And just to add something there as well, I would say that
if I was to compare India to the global spectrum, there are some very positive aspects to India that I see. One is our domestic consumption itself is high. Our consumer credit to GDP ratio. I think all of those factors will help us to come on to the growth path much sooner than probably other parts of the world. So I think those are some interesting facts. Other thing I would say is that you're absolutely right. We are seeing domestic business pick up much faster than international because it's a fight of fear, let me put it that way. And people are not feeling safe to go international holidays right now. So our business that was 45% domestic globally has come to 70% domestic. And in India, we were anyway much higher to begin with, and we are seeing a much higher push up within those numbers. So I think which is a great news. Other interesting trend that we're seeing is that people want to go closer to their home. Drivable distance, we call it staycations also, trying to have a vacation close to home, which is, drivable. So there is a very interesting demand that we're seeing there as well. And I think it aligns beautifully with our Prime Minister's thought of Dekho Apna Desh. So I'm very, very bullish about, the domestic travel. Now, coming to homes, I just want to say that Booking.com has a very, very big business when it comes to home. And just to give sort of some statistics, we have 29 million listings globally. And even in India, we are about 150 million, shy of 150,000 listings as well. So, which is a very, very big business. Two or three things that I feel will be very, very important when we look at this business particularly to bring about the positivity in the traveler. One would be easy and quick communication. When users or travelers their accommodation, their confirmation, properties ability to talk about their policies, about their standards of safety will be very, very important in my mind. So I think that will be one very, very important factor. Other thing is that users really value other users' reviews. So at Booking.com, we have almost 170 million reviews on the platform. And I can't emphasize more in these times how much important it is to make sure that users are able to feel that confidence again. Last but not the least, I think as an industry, we have to give these tools to the partners that we have on board to be able to showcase the health and safety guidelines that they are able to embrace. And I think technology should play that role in a big way. That's what I would say, to summarize my thoughts. Amanpreet, now to you. We've heard the previous panelist and the minister himself. And I know that Airbnb has been seeing some kind of surge in demand for nearby places between 200 to 300 kilometers from key urban areas. Having said that, what do you think are the major challenges this space A needs to highlight, discuss, and address in the COVID era, and of course, the new normal of travel in the post-COVID world? Thank you, Sonali, and hello, everyone. I'll go back to the guiding principle that there is an innate human desire, right? And that desire is to connect, the desire is to travel, and that desire is always to be in pursuit of new experiences. And I think that desire has only gotten stronger in the past few months where everyone has been locked up in their homes. And so travel as a sector, travel as an industry is one of the most resilient industries ever. We have seen multiple shocks globally in the past. And the first, category of travel that comes up once normalcy comes in, it also goes back in a V shape. And so I'm very optimistic that, people want to travel. There are communities of hosts, hotels, accommodation service providers that are ready to welcome those guests. And so that is not going anywhere. But obviously, these are challenging times, right? Half of humanity was locked down in their homes. And now we are starting to see that unlock happen. And what we see is now there are going to be new trends in terms of travel that emerge. And you talked about our Go Near campaign. I think what we are seeing is there are 4 key things that will define, in a way, the new era of travel, at least, as we come out of this pandemic. I think the first one is the preference for local travel. Like, we've all talked about domestic getting a boost across all these segments, but I think
initially people are going to get into their cars, get their fuel tanks filled, and they do not want to stop anywhere. So anything that is within one tank distance, like 200 kilometers, 300 kilometers, is what is going to be in vogue. So travel will start domestically in terms of very local and very regional to start with. And then as states keep opening up their borders, we are more likely to see interstate travel. And then obviously as confidence builds up, international travel and also long haul domestic travel is something that we'll start seeing pick up. I think the other piece that is going to be important is that the preferences for people coming out of this pandemic are going to change. So there will be enhanced focus on cleanliness, safety, hygiene, but there will also be a preference for places or options that people can have more control in terms of their surroundings. And so private spaces, secluded areas. I would say there will be a need to move away from the highly touristed destinations or crowded places to places in the rural areas, places in the hills, places closer to the nature. So we are already seeing a big surge in terms of demand there. Given the platform that we have, we have more than 7 million listings globally. India, we are seeing a big surge in the kind of properties that are coming on board. And most of these are distributed outside of the touristy areas. And so these provide a great opportunity for people to go and stay there. And I think the third thing that's going to happen is the innate need for experiences. So what's going to happen is that people are going to pursue and ask for more personalized as well as hosted experiences. Right? They want to experience something new, and so the cookie cutter way would not work anymore. At least coming out of this. And I think the key piece here is two things. One is there is an economic crisis for sure. Even if it is short to medium term, people are now going to look for more affordable options. So I think affordability and availability of options in all price brackets is going to be very, very important. But I think what we'll see is as we start seeing people travel, there will be a demographic shift that we'll see at least in the initial period. So given that the pandemic and the health crisis affects people of different age in a different way, the younger generation and the millennials and the Gen Z, as we call them, are more likely to venture out first. And I think when you look at their preferences, you'll see two things. One is obviously the value for experiences. And so they will continue to look out for these unique experiences when they travel. But I think even the choices that they make, we will see that people would be more conscious about sustainable travel, about, being closer to the nature and making responsible choices when they choose whether a mode of transport or even the places that they stay or the practices that are prevalent there. And so I believe industries, businesses, or even entrepreneurs or hospitality entrepreneurs at a grassroots level, that form the basic community, will have to now tailor their processes and products that kind of match to these changes. And so I do believe the trends that we are seeing on the platform in terms of people searching for homes, people searching for rural getaways, people searching for community-based tourism options is already on a high. And they're searching with dates in mind, a month out, or maybe 15 days out, or 20 days out, depending on when the restrictions are easing. And I think these are all very positive signs, and I'm very optimistic that we will get over this crisis, and we will be an industry that shows the resilience in more ways than others. ट्रैवल एंड टूरिज्म का हमारी जीडीपी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस समय जब ये सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, आप किस तरह से उसे फिर से गति में लाना चाहेंगे? हम ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे पहले इस कोरोना की महामारी में बंद हुए और शायद सबसे बाद ही हम गति पकड़ पाएंगे। शुरुआत तो हम कर सकते हैं जिसकी हमने शुरुआत की है, लेकिन मैं एक बात देखता हूँ कि चुनौती कठिन है, लेकिन अवसर भी बहुत जबरदस्त है। भारत एक घनी आबादी का देश है और जरूरतमंद देश है। स्वास्थ्य सुविधाएं उसके पास में कमतर है, लेकिन हमने उन स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की एक तरफ कोशिश की है। लेकिन अगर दुनिया ने हमसे दवाइयां मांगी तो ताकतवर और संपन्न देशों ने भी वो काम नहीं किया जो भारत ने किया। भारतीय संस्कृति की इस उपलब्धि के कारण मुझे लगता है कि भारत की जो कल्चरल हमारी आइडेंटिटी है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सामने आई है, ये निश्चित रूप से हमारी जो यात्रा है टूरिज्म की, उस आंकड़े को मैं एक जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि जो लक्ष्य हमने 2018 में
2019 में तय किया था कि 2024 में विदेशी पर्यटकों की संख्या दुगनी होगी। जिन लॉसेस की आप बात कर रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ, आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन हम अपने लक्ष्य को समय के पहले इस परिस्थिति के बावजूद भी पूरा करेंगे और उसका एक रोड मैप हमने बनाया है। Let's get your view on how it's been in terms of your experience. In the month of April and May, the entire industry went from revenues in March to zero revenues in these two months. Now, slowly, as the unlock has happened, we are beginning to see some trickling in of revenues. It's nothing that will justify our existence as we stand today. The impact of virus was unprecedented to the travel industry. And as Minister already said that we were the sector which was hurt early on and will perhaps be the last sector to see the revival. Having said that, we're already seeing green shoots within the domestic business in India. There is an innate human desire, right? And that desire is to connect, the desire is to travel, and that desire is always to be in pursuit of new experiences. And I think that desire is only gotten stronger in the past few months where everyone has been locked up in their homes. प्रहलाद जी, आपके लिए एक क्वेश्चन आया है। मिस राधिका बजाज आपसे पूछना चाहती है कि ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है डोमेस्टिक ट्रैवल को बूस्ट करने के लिए और टूरिज्म विद इन इंडिया को एक इम्पेटस देने के लिए। आप स्टेट्स के साथ कैसे मिलजुल के ये एनकरेज कर रहे हैं? हमने दो बीच में प्रयोग किए थे। मैंने सोचा था कि जो देश से बाहर जाते हैं उनने इच्छा व्यक्त की थी कि हम दिल्ली में या बाकी महानगरों में क्यों रहें, इससे बेहतर है कि हम किसी होटल में जाएं और वहाँ पर 14 दिन हम पेमेंट पहले करने के लिए तैयार रहें, लेकिन 14 दिन में अगर हम ठीक है तो उस स्टेट में हमको घूमने का मौका मिलना चाहिए। कॉन्सेप्ट दरअसल ये था, लेकिन वो बीच में कोई कंफ्यूजन हुआ, लोगों को लगा शायद क्वारंटाइन के लिए होटल का यूज होगा और थोड़ा सा वो मिसफायर हुआ। पर मुझे लगता है कि इस मॉडल पर हम तमाम स्टेक होल्डर्स को विचार करना चाहिए, क्योंकि हमको पब्लिक कन्वेंस की उसको शायद लोग प्रेफर नहीं करेंगे, लेकिन प्राइवेट उसको लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमको हमारी शुरुआत धीमी ही होगी, ये हमारे मन में होना ही चाहिए। लेकिन जब हम गति पकड़ेंगे तब हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, मैं दावे से कहता हूँ। नॉर्थ ईस्ट को हमने सेफ जोन माना था इनिशियल स्टेज में और हमने वहाँ के स्टेक होल्डर से बात की थी, वो तैयार भी थे, लेकिन कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी के अलावा दूसरा कोई रास्ता नॉर्थ ईस्ट का हो नहीं सकता। तब तक एयर कनेक्टिविटी शुरू नहीं हुई थी, अब वो शुरू हुई। जैसे ही शुरू हुई तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से बात की, तो सबसे पहले हमारे पास में अवसर सिक्किम और अरुणाचल का था, और मणिपुर ने अपने आप को कोविड फ्री घोषित किया था और वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था इम्फॉल। तो हमारे पास में ब्रांडिंग के लिए और विश्वास जगाने के लिए, क्योंकि स्टेक होल्डर हम भी एक स्टेक होल्डर है, खाली हम कोई बॉस नहीं है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर ही है। तो हमने जब उनसे कहा तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की, पहले स्टेक होल्डर्स तैयार हुए, बाद में उन्होंने कहा कि साहब हमको 20-25 दिन का समय दीजिए, ताकि जो मेनन साहब कह रहे थे ना कि हमको तैयारी करनी पड़ेगी, तो वही बात जब उनने की तो फिर हमको मानना पड़ेगा। अभी भी हमने अपने मॉन्यूमेंट जब खोले हैं तो मैं उनसे, जो उन्होंने भी प्रश्न किया है, हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि भारत सरकार भी एक स्टेक होल्डर है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स है, होटलियर, टूर एंड ट्रेवल्स, बाकी लोग भी हैं, हम सबको मिलकर चलना होगा। और मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर कहा है हम सबको जगह देंगे, हम कोई प्राइवेट और सरकारी का ध्यान नहीं रखेंगे, हम कोई भी रूट डालेंगे तो जिनके होटल होंगे हम सबके संपर्क के नंबर देने वाले हैं, उनका अपना स्टेटस देने वाले हैं कि वो सुविधा उसकी है कि पर्यटक कहाँ रुकना चाहता है। हम अलग से कोई सेपरेशन नहीं करने वाले हैं। टूरिज्म मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पर, साइट पर जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो प्राइवेट को भी उतना ही महत्व दें। रास्ते में जो होंगे हमें नहीं मतलब है कि वो कौन के वो है, हम वो सारी सूचनाएं वहाँ देने वाले हैं। मैं तो आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि कोई मॉडल आपके दिमाग में आता है तो आप जरूर दीजिए, और हमें लगेगा कि ये इम्प्लीमेंट करना है, हम करेंगे उसको, क्योंकि हम सबको मिलकर कभी शुरुआत तो करनी होगी। और अभी भी कोई देश इस बात के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आप देश को बंद करके नहीं रख सकते। अगर हवाई सेवाएं शुरू हुई हैं तो उसका लाभ, एक भरोसा बना है और हम आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। अब होटल में भी सारे लोग एकदम तैयार नहीं होंगे, महानगरों की जो स्थिति है वो हम सबके सामने है, और इसलिए हमको कोई दूसरा एक डेस्टिनेशन के बारे में सोचना होगा कि हम कहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं। इस पर भी कोई सलाह आएगी तो हम उसको सकारात्मक तरीके से मानेंगे भी और उस पर चलने की कोशिश भी करेंगे। प्रहलाद जी, मैं आपसे 2 प्रश्न करना चाहती हूँ जो आए हैं हमारे ऑडियंस से।
एक है कि वो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो एसओपीज है पूरे इंडिया में, अगर उनका स्पेसिफिकेशन थोड़ा और क्लैरिटी मिले उनको, क्या एसओपीज फॉलो करना है और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिले तो थोड़ा बेहतर होगा, वो बोल रहे हैं। और दूसरी चीज, ये जो क्वारंटाइन है, स्टेट टू स्टेट अगर ट्रैवल कर रहे हैं, क्वारंटाइन पॉलिसीज, दिस माइट बी अ चैलेंज। नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ। और 30 तारीख के बाद, और मुझे लगता है कि जो राज्यों ने अपने ढंग से जो क्वारंटीन के रूप में एसओपीज बना रखी हैं, उन प्रोटोकॉल्स में परिवर्तन होगा, ऐसा मेरा पक्का यकीन है। क्योंकि जो चीज़ें सामने आती हैं हम उसको बाकायदा होम मिनिस्ट्री के पास पहुँचाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमको ये प्रॉब्लम आई है कि मिनिस्टर भी जाएगा या कोई कंपनी का व्यक्ति भी जाएगा तो उसको वो 7 दिन क्वारंटीन में वहाँ होटल में रखते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में आई हैं और मुझे लगता है 30 तारीख के बाद में इस प्रोटोकॉल में परिवर्तन आएगा। दूसरा, वेलनेस टूरिज्म के लिए जब कोई आएगा तो वहाँ पर बेड्स नहीं होंगे, लोग होटल में रुकेंगे और उसके लिए शायद वो उस सेंटर पर जाएंगे, वेलनेस सेंटर पर, जहाँ पर वो अपना इलाज कराएंगे या जो भी वो कोर्स करना चाहते हैं। तो ये परिवर्तन भी हमको लाने पड़ेंगे और मेरा विश्वास है कि 30 तारीख के बाद में प्रोटोकॉल में परिवर्तन आएगा और जो जनअपेक्षा है उसके आधार पर होगा। कुंभ मेला, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है इंडिया के लिए, क्या करेंगे कुंभ मेला के साथ? देखिए, इसमें तो राज्य सरकार की सहमति चाहिए। हमें कोरोना के साथ में जीना है, लेकिन भावनाओं के साथ में रहकर कोरोना के साथ हमको और समाज को तकलीफ नहीं देनी है। इसके बीच में तो हमें कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। देखिए, हम इस बात को जब देखते हैं कि होटल का नुकसान बड़ा हो रहा है, लेकिन आप किसी होटल के मालिक से पूछोगे क्या कोई धोखे से भी कोरोना का पेशेंट आ जाएगा, तो वो किसी कीमत पर तैयार नहीं होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम खत्म होगा ना एक आदमी के कारण। तो आर्थिक नुकसान की हमें चिंता है, उसको भी है, जो उसका ओनर है वो नुकसान देख रहा है कि मेरे इतना भयानक नुकसान हो रहा है, लेकिन वो ये चाहता है कि मैं भी सुरक्षित रहूं और जो मेरे यहाँ पर आए वो सुरक्षा की गारंटी लेकर जाए, क्योंकि वही हमारे एम्बेसडर होगा। तो त्योहारों के मामले में भी भावनात्मक नहीं होना होगा, ये बात प्रधानमंत्री बार बार कह चुके हैं। To both of you, Amanpreet and Ritu, y'all are large companies, cash rich companies. Y'all can stay the cost through this crisis. Most of the travel industry has a lot of SMEs. Will you hold hands with travel agents, tour operators, and help them and partner with them? Because usually it's Airbnb or Booking.com directly with the client. The interface is the client directly. Will you now be holding hands of these smaller players, as we move ahead in this new normal? I think what I'll say here is, if you look at our platform, at the end of the day, these are service providers, small people like everyday people like you and me who are basically sharing their homes, primary homes, secondary homes, small businesses. What we have seen is over the years, because of the boost that the national government has kind of given to the tourism sector in terms of, very forward-looking policies, whether it's e-visas, whether it is, other formation of circuits, etc. A lot of grassroots level entrepreneurs have started creating businesses that kind of cater to the demand, whether it's inbound tourists or a very large domestic consumption that we have. And these businesses have been built with platforms like us, and what we have seen now is that our interests from an Airbnb perspective are vested in the community, right? Most of the money that people spend on Airbnb remains in India on the platform. And I think what it happens is it moves away from the touristy destinations and it gets spread over equitably into many more cities. When people go and stay in lesser known neighborhoods, they spend money. The host not only keeps that money also goes to the local shop owner, the local restaurant, the local shopping unit. And I think that's a very important reset that we have to do even now in the post-COVID era, that the communities that where travel happens are the actual ones that get benefited from the travel dollars. And we have statistics that last year in Airbnb there was about $295 million of money that Airbnb gets spent within the country. And for every $100 that went to the host, then $400 went to the local economy, the local shopkeeper, the local restaurant. And I think because of this, they tend to stay longer and spend more. So I do believe that our platforms aggregate these small businesses. And when we bring in more guests, I think our play is to bring the India to the whole world, make sure that states open up and then have a much more farther reach. And we have had more than 750 million guests that have used our platform. And when they come on the platform, they can look and discover underserved areas. So we've had multiple MOUs with different governments, whether it's the Donor Ministry, the Tourism Department of Maharashtra, Tourism Department of Gujarat, Andhra Pradesh, and many more,
where we have built ecosystems that benefit these small time entrepreneurs, whether it's skill development, whether it's training to them, and whether it is most importantly creating demand for their services. So I do believe that you're vested in their growth, and we grow as a community together, and we'll continue to do that. In fact, through this medium, I would want to say that we are ready to partner with all state departments. We're ready to partner with tourism offices, and under the guidance of the honorable minister, we would want to see how this partnership between private enterprises and the government can lead to better solutions for everyone. Because this crisis is not for one to solve. It's going to be a tripartite solution. The government, the health authorities, and the private companies to come together and create a meaningful ecosystem that benefits and revives the whole economy again. आप प्रमोट कैसे करेंगे टूरिज्म फ्रॉम आउटसाइड, जैसे स्टेट्स लाइक गोवा, स्टेट्स लाइक केरला, स्टेट्स लाइक राजस्थान, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट, जो अट्रैक्ट करते हैं इतने लाखों टूरिस्ट आते हैं? आपका क्या प्लान है? इंटरनेशनल बॉर्डर्स आई नो अभी टफ है, लेकिन फिर भी आपका विजन क्या है? डोमेस्टिक टूरिज्म हमारी प्रायोरिटी है। और देखो, अपना देश, प्रधानमंत्री ने जो स्लोगन दिया वही उसी स्लोगन को हम फोकस करना चाहेंगे। और जो भी राज्य होंगे, मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम तीनों मिलकर ही काम करने वाले हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होगी, मेरा मानना है कि शुरुआत करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हम सबसे साफ सुथरी स्पष्ट सूचना दें, जिसमें पर्यटक को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कि साहब वो गुवाहाटी गया और वहां जाके फंस गया, तो फिर वो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि हम स्टेट गवर्नमेंट को उसमें साथ जोड़ रहे हैं। स्टेक होल्डर को हमने उसमें अब साझेदार बनाया है। तो जब हम 3 लोग मिलकर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि लैप्स होगा। और इसलिए हमने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक होना चाहिए और उस पर लोग जुड़े। इसके पहले कभी सरकार के किसी प्लेटफॉर्म पर किसी प्राइवेट को या किसी ऑनलाइन एग्रीगेटर को सीधे कनेक्टिविटी नहीं दी है। हम देंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन अगर आपको शेयर करनी है और उसमें बिल्कुल पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। शायद भरोसा पैदा करने के लिए सबसे अहम बात यही है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा। और ये हमने इसलिए कहा कि बहुत जल्दी हम इसको शुरू करेंगे। तो शुरुआत करने के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट, और जैसे सपोज करिए 4 धाम यात्रा है, अगर हमको केदारनाथ, बद्रीनाथ के बारे में देना है, तो डेस्टिनेशन केरल का व्यक्ति भी जाना चाहेगा तो उसके लिए भी हमें कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी कि वो यहाँ से कहाँ पर पहुंचेगा, उसको कोई प्रोटोकॉल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हम वहाँ अपने होटल्स के वो जो होगा उसको दे देंगे। अब वो उसको तय करना है कि वो कहाँ पर जाएगा, लेकिन वहां पर जाकर वो कैसे जाएगा, कहाँ पर उसको रहने का है, कहाँ पर उसको कन्वेंस मिलेगा, क्योंकि केरल का आदमी तो बाई रोड नहीं आएगा, स्वाभाविक है। बाकी जो आसपास के राज्य होंगे उनके सामने ऑप्शन है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज न करें और प्राइवेट अपने उससे जाएं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनको भी ध्यान में रखकर ये बात कही गई है। इसलिए मैं मानता हूँ कि हमारा काम है डोमेस्टिक चीजों को पहले वर्चुअल, जो हमने तभी 2 महीने चलाया, हमने इंफॉर्मेशन देने का काम जारी इसलिए रखा है कि लोगों को जो पसंद आए, और कोई हमसे पूछेगा भी कि हमें इस स्टेट में जाना है, इस स्थान पर, आपके पास में इंफॉर्मेशन क्या है, तो हमारा कॉल सेंटर उसको शेयर करेगा जिम्मेदारी के साथ और ऑन करेगा। जो इंफॉर्मेशन हमने दी है, अगर उसमें गलती होगी तो मैं आपसे साथ प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ, मैं उसको स्वीकार करूंगा कि गलती हमसे हुई है। Now let's talk about what's happening in terms of bookings on ground. I know you've seen green shoots, but let's look at the pre-COVID world before something like this hit us, and let's look at when we will reach that kind of momentum. How many years will it take us to reach there? Sonali, right now, I don't even look beyond a week. Trust me. That's true. If I can see clarity into next week, I'm a happy person. And we operate in multiple points around the world. And right now, the biggest challenge is visibility. But having said that, I think we have to safely assume that it's going to take several quarters before we get back to the pre-COVID normalcy. So, I think there's no doubt in anybody's mind on that. The reality is that I think till the fear disappears, and my hope is that people will see the fear go away fairly fast. Please remember, both Ritu and Amanpreet talked about this. The surge that they have witnessed is only proof of what all of us are saying, that people want to travel. Now, if I use for a moment the beaches, be it in Spain, be it in the United States, or what they're witnessing in Vietnam, for example,
I can tell you the reality is that the minute you started unlocking, people have started coming out. Look at China, for example. Everybody forecasted that domestic air traffic would actually drop. It did the exact reverse. It has grown. People compare pre-COVID to a situation where we haven't even unlocked as yet. We're not fully unlocked. We can't leave our cities, and hopefully, they'll allow us inter-district travel very soon, and they will allow us interstate travel. Once these things come into place, I believe that things will slowly move back to normalcy. I don't expect to grow on 2019 and 2021. I'm not looking at that because I don't have visibility of what it will be. But the reality is that it has to go back at some stage to normalcy. Now, it may be small steps, leaps and bounds. We don't know. The one thing I'm very sure of is that the world of booking will look closer to what Ritu and Amanpreet do today, whereas earlier the world was closer to where we were. But having said that, we've adapted over the last 70 days. Our tech folks have had downtime, so all our transactions today can be done in a contactless manner. It took some doing, but the reality is we are getting there. So, we're sure of that. We're sure that every hotel that we go to, we will need to assure our customers that they will be free, even though we don't own the hotels the same way Booking or Airbnb do. So we'll have to guarantee some of those things. And I think despite hiccups, there are bound to be many hiccups along the way. The reality is that we've at least taken the first step back towards normalcy. Sure, Amanpreet. Yeah. So I want to add one thing there. What we've seen is obviously, you talked about the pent-up demand and all of that, and the optimism that this will bounce back. But what we have also seen in this last 4-month period is that there are some consumer, behaviors that have now changed, and I think they're changing at a very rapid pace. We've all heard of the quote that Lenin said that there are decades when nothing happens, and there are weeks where decades happen. And I think we have seen something like that in this period, right? And I think digital penetration and the use of online medium is at the top of it. So it is important that businesses, whether small, big, grassroots or large corporations, kind of from here take this whole digital readiness piece next step forward. Because what happens is when people spend time doing one thing for more than 21 days, that's what some books say, it becomes a habit. And so more and more people are going to shop online, to consume content online. They're going to look at for travel inspiration online, and they're going to look for the digital medium to be far more valuable in the coming period. And I think processes and products will now have to kind of change to this particular piece, whether it's physical distancing, contactless technologies, and all of that. But we are entrepreneurs at heart. If you look at India, hospitality is intrinsic to our culture. The other thing is entrepreneurship. So we will find our way, and businesses will kind of shape to kind of cater to that. One of the things that we have been seeing is, how sustainable tourism has become the top of the mind for a lot of users. And, we did a survey last month that talked about that how many people want to have sustainable options when they're traveling, and moving 76% in India said that they would like to have a sustainable travel experience. And so we have just introduced a sustainable practice product, which is, I feel, a very important step forward in helping our customers make more sustainable accommodation choices as well. So it can go from removing single-use plastic to using technology to conserve energy, or it could be just the water usage that your property may be working on. And I think this is a trend that will continue to go forward, and it's a very heartening change as well. And one positive thing that COVID has also made us realize that how our actions are impacting the nature. Well, on that note, ladies and gentlemen, before I close this e-forum, I want to, tell you how personally invested I am in the travel and tourism sector. This is the first time in 11 years I am in India, not traveling and exploring the world or exploring India. I'm going to be the first person, once things are seeing some semblance of normalcy, to wear my PPE suit and explore again. My best wishes
to the sector, to all of you and to all of us who love to travel and tour, that this sector is able to get up and start running as soon as possible. Thanks very much. Stay safe, stay happy.